हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सारथी जीके पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जीके के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पेट 2022 एग्जाम में जो होने वाला है 15-16 को, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए, समय कम है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन दूसरा है अयोध्या, तीसरा है वाराणसी। तो बौद्ध ने अपना जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और उन्होंने पहला अपना धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डीप में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं। आज उन्हीं से क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित था। खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित था। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश में 1414 से 1451 का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी, इसमें दिया हुआ है जो सैयद वंश था, जो खिज्र खान था, ये मंगोल आक्रमणकारी तैयोर को इसने सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैयोर ने इसे लाहौर, मुल्तान और तिपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये याद रखना, ये भी पूछ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए थे? दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। कहाँ चले गए थे लॉर्ड कैनिंग? 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन गवर्नर जनरल थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए थे। 1857 की क्रांति के पश्चात जनवरी 1857 जो क्रांति हुई थी उसके पश्चात जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में। एसएससी और यूपी और एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन दूसरा है रामानंद चटर्जी, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है बिपिन चंद्र पाल। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा से वंदे मातरम के जो अरविंद घोष थे उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसमें जो अरविंद घोष थे, भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप नोट जरूर कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 95 क्वेश्चन है। प्रति वर्ष भारत में भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग नहीं पता है तो देख लेंगे। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। यह दिन संविधान का 73वां इसी दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जारी होने का प्रतीक है। तो इसमें खुद इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है तो आगे हमको ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और समानुपाती, दूसरा विकल्प है प्रत्यक्ष और प्रगामी, तीसरा विकल्प है अप्रत्यक्ष और समानुपाती, चौथा विकल्प है अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 96 का। इसमें भारत में आयकर को कहा जाता है 96 का हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष और प्रगामी, प्रत्यक्ष और प्रगामी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष और प्रगामी क्या होता है? प्रत्यक्ष कर उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनका मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा काराघात उस व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर कर लगता है, जैसे निजी आय कर, निगम कर, ब्याज दर, प्रतिभूति हस्तांतरण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड आगे देखते हैं हम लोग। 97 क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? हिंदी की हमने क्लास में पढ़ाया है, फिर से बताते हैं। बाल कांड सबसे लंबा है। रामचरितमानस में 7 कांड रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो थे, बाल कांड इसमें रहेगा सबसे बड़ा। इसमें दिया हुआ है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, इसमें कितने कांड थे? 7 कांड थे। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं।
इसमें जो रामचरितमानस में 7 कांड थे, गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में लिखा गया, जिसमें सबसे लंबा अध्याय बाल कांड ही है, जिसमें कुल दोहे हैं, 361 दोहे हैं, ये भी नोट कर लेंगे, 361 दोहे हैं। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड है, ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लग रहा है, लाइक करें वीडियो को। 98 क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में होता है, सिल्ट मिट्टी में होता है, मटियार मिट्टी में होता है, या उपर्युक्त सभी? मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है? तो इसमें जो मिट्टी का कटाव होता है बलुई मिट्टी में होता है। आप लोग खुद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग होंगे वो सब आराम से कर देंगे। बलुई मिट्टी में हम पानी को, जब जो बालू होती है वो पानी को रोक नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? मुख्य लोक नृत्य कौन है? धोबिया है, सहरा है, राई है, उपयुक्त सभी हैं। लोक नृत्य पूछ रहा है 99 का। लोक नृत्य इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त तीनों लोक नृत्य हो जाएंगे। धोबिया जो होता है वो धोबी जात द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धोबिया जो होता है धोबी जात द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, जिसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो आप लोग देख लेंगे, स्किप कर देंगे, नहीं अगर रिपीट हो रहा है तो आप लोग देख लेंगे। सवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश का, वो नलकूप है, ठीक है। ये देख लेंगे। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। कुल सिंचित क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में कितना है? 73.2% है। नलकूपों से होता है, 18% नहरों से होता है। ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ वो कर देते हैं। 18% नहरों से होता है, 8.5% तालाबों से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8-9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शिलांग में आयोजित हुआ था। शिलांग, इसमें राइट आंसर शिलांग हो जाएगा। शिलांग में आयोजित हुआ था। 102 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो पद्म भूषण है। कौन सा है? पद्म भूषण है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये तुम्हारा एक दिए जाने वाला भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक कौन सा है? भारत रत्न है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो तीसरा पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है। फिर पद्म पुरस्कार को किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी देख लेंगे। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनकी शुरुआत हुई थी। पद्मश्री की शुरुआत 1983 में हुई, अतः भारत सरकार द्वारा कौन सा तृतीय नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो ये देख लेंगे। आगे हम देखते हैं। कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये देख लेंगे। हम राइट आंसर बोल रहे हैं, आप विकल्प अपने अनुसार देख लेंगे, विकल्प ना बोलकर राइट आंसर बोलेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। समय हमारे पास कम ही है, आप लोग एग्जाम सर पे है। 104 क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन सा था मुगल बादशाह था जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शाह आलम था। शाह आलम के बारे में थोड़ा हम बताते हैं। शाह आलम जो था, आलमगीर दती के बाद अली गौहर शाह आलम दती की उपाधि लेकर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा था। शाह आलम दती ने बंगाल शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। और बक्सर का युद्ध ऐतिहासिक पराजय मिली थी अंग्रेजों को। और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि फिर अंग्रेजों ने की थी, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद का बड़ा क्षेत्र मिला था। और बड़ा क्षेत्र मिलते ही शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे देखते हैं हम लोग 105 क्वेश्चन नंबर। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा से डरबन पहुँचे थे। डरबन पहुँचे थे। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा वहाँ सक्रिय रहते। उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन हुआ था, उसमें अपनी भाग लिया था दक्षिण अफ्रीका में। और वहाँ जो भारतीय समुदाय थे उनके नेता बने थे, भारतीय समुदाय के लोग थे उनके नेता बने थे। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी। 106 नंबर, वीर सावरकर ने की थी। वीर सावरकर के जो अभिनव भारत और मुक्त समाज एक संस्था थी, दो संस्थाएं थी। इनकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वीर सावरकर ने की थी।
डॉक्टर वीर सावरकर ने की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण के संबंध में गति का विरोध, जो विकल्प ए है वही सही हो जाएगा। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत पूरा देख लेना, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उसको समझ लेना, लिख लेना, नोट्स तैयार कर लेना। किस वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाएगा, ये देखते हैं हम लोग, पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर, तब इसका भार न्यूनतम रहेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जब हम रखा जाएगा तो भार न्यूनतम रहेगा। अगला देखते हैं, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² T-2 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिया किया गया कार्य, किया गया कार्य, क्रिया नहीं किया गया कार्य। तो अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई? कौन सी पदार्थ ऐसी है जो समुद्र जल से निकाली गई? चूना पत्थर निकाला गया है? नहीं। बलुआ पत्थर निकाला गया? नहीं। कोबाल्ट निकाला गया है? नहीं। ब्रोमीन? हाँ, ब्रोमीन निकाला गया है। तो इसका ब्रोमीन ही समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है, ये देख लेंगे, ब्रोमीन ही समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत एसएससी यूपी SSC का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। एडवर्ड जेनर ने की थी। 112 क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें वसा रहती है भोजन में, भोजन के सकल कैलोरीफिक का मान सर्वाधिक वसा का रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? तो रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? प्लाज्मा के कारण? नहीं। कतिपय स्रावों के का होना है? ये भी नहीं। लोहिताणु के कारण? ये भी नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रक्त लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थित हीम नामक रंजक के कारण दिखाई देता है। लिख लेना, कहीं पर नोट्स बना लेना। रक्त लाल हीमोग्लोबिन में उपस्थित हीम नामक रंजक के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो आलू भी है, अनाज भी है, दूध भी है, मुर्गा नहीं है, इसमें मुर्गा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या नहीं है? इसमें मुर्गा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। चलो हम ही बता देते हैं, आलू है, आलू, फल, केला, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, शर्करा में शहद हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगी, जैम हो जाएगी, रोटी हो जाएगी, दूध हो जाएगी। और मुर्गा क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। मुर्गा से सबसे सर्वाधिक प्रोटीन ही प्राप्त की जाती है। जो चिकन वगैरह खाते हैं उनको पता होगा। मनुष्य में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी जोड़ी होती हैं? ऑप्शन ए है 10 दिया है, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। तो मनुष्य में जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा लेते हैं, गलफड़ के द्वारा लेते हैं, फेफड़े के द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा लेते हैं। ये बहुत रिपीटेड, जियोलॉजी का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट रहता है SSC यूपी SSC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंत ज्वर, डिप्थीरिया, प्लेग, दमा। तो इसमें दमा नहीं है, बाकी सारे बैक्टीरिया जनित हैं। आंत ज्वर भी है, प्लेग भी है और डिप्थीरिया भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए है अग्न्याशय, ऑप्शन दूसरा है अवटु ग्रंथि, तीसरा है फ्यूज ग्रंथि, चौथा है टेस्टिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अवटु ग्रंथि होती है, और आप लोग जब इसको देखेंगे तो जब पेपर आएगा तो उसमें इंग्लिश में जो भाषा दी है वो भी, उसकी लैंग्वेज भी देख लेंगे, क्योंकि हिंदी में जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती। कभी कभी हमसे क्वेश्चन छूट जाता है, आसान क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, तो आप लोग उस पर जरूर देखेंगे। इसमें अवटु ग्रंथि लिखा हुआ है। अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि क्या कहते हैं, ये आप लोग इसमें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अवटु ग्रंथि को थायराइड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसको आप लोग नोट देख लेंगे, अपने आप समझ लेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि को ही अवटु ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें 2 हार्मोन्स थायरक्सिन, टेफोर व रेनिन T3 स्रावित होते हैं। ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों के शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 119,
इस निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का, एक देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, मिक्स क्वेश्चन है जीके के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन जरूर देख लेना आप लोग और नोट कर लेना, जो क्वेश्चन हो सके जो याद ना हो उनको नोट जरूर कर लेना, भाषा शैली को भी देख लेना। कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऑरेकल, RDBMS, ऑप्शन बी है टैली, ऑप्शन सी है थंडरबर्ड और ऑप्शन डी है जोहो बुक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑरेकल इसका राइट आंसर ऑरेकल RDBMS। अगर देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस जो होता है इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ये लोग पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। 121वां क्वेश्चन है, सिविल सेवा किस शासनकाल में प्रारंभ हुई? अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा PDF में थोड़ा प्रिंट नहीं है, तो 122वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमको पता है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो वर्ष 1973 में, वर्ष ये आप लोग देख लेंगे, हम बोल रहे हैं उसको समझ लेंगे। वर्ष वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के पुलिस प्रशासन और तुम्हारी सिविल सेवा, ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1786 से 93 तक 1805 सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, जिनके शासनकाल में, जिसके शासन में ही सिविल सेवा शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा जुकाम हो रखा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है, नंदा देवी और इसके जो कंचनजंगा की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, कंचनजंगा की कितनी है? 8586 मीटर। बारिश होने लगी तो इससे उसमें आवाज़ थोड़ी माइक में जा रही होगी, आप लोग देख लेंगे। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों ने नोट कर लिया, इसमें जो हमने कंचनजंगा की जो लंबाई बताई है, पर्वत चोटी की ऊंचाई बताई है, सॉरी पर्वत चोटी की कितनी ऊंचाई बताई? 8586। ये सबसे ऊंची है कंचनजंगा चोटी, और सबसे कम है मुकुट पर्वत जो है 7242 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर मैपिंग पढ़ी होगी तो इसमें द्वीप पढ़े होंगे, जियोग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें बहुत जरूर पढ़ा होगा। 123 क्वेश्चन नंबर है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तुम्हारे 123 जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु तेल बहुत, इसमें तेल बहुत वो होता है, ठीक है, तेल बहुत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें राइट आंसर हम सीधा बोल रहे हैं, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। आगे देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है इसमें दिया है? तो इसमें ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रचना है, प्रवाल रचना है, ये इसका राइट आंसर प्रवाल रचना है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, और जो 2900 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,44,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो रीफ कहाँ, ये स्थित कहाँ है, ये जरूर बताएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ पर है, किस देश में है, ये जरूर बताएंगे। चलो हम ही बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान दिया गया है? कौन सी हमारी अनुसूची है जिसके में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान दिया गया? जो हमारी अनुसूची, कितनी अनुसूची, जितनी भी अनुसूची हैं, मैं तुमको ट्रिक के माध्यम से, अभी हमारी 1-2 दिन में वीडियो आएगी, जरूर आप देखना, ये सारी अनुसूची याद हो जाएंगी और किस अनुसूची में क्या दिया गया सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पांचवी अनुसूची है उसमें दिया है, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है, जबकि 6वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग बंद किया गया है।
8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, बारिश तेज होने लगी है। अगला देखते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते किससे जुड़े संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन देख लेंगे हम लोग। 31 जुलाई करंट का क्वेश्चन बन जाता है। ये विश्व मानव तस्करी दिवस 2019 की मुख्य विषय क्या था? ये भी देख लेंगे हम लोग। तो इसका मुख्य विषय मानव तस्करी कार्यवाही के लिए अपनी सरकार को बुलाओ। ये देख लेंगे। करंट का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आया होगा पेपर में, तभी ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये समझ लो। आगे देखते हैं हम लोग। एक छात्र एक वृक्ष, इसमें दिया हुआ है एक छात्र एक वृक्ष योजना संबंधित है। हाँ, 130 वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा करंट से अलग है। एक छात्र एक वृक्ष योजना संबंधित है, कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, बिहार से है। कहाँ से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से है, ये मध्य प्रदेश से है। आगे देखते हैं हम लोग।